हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था एक नया चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। हमने वहां पर देखा कि कैसे हम अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। और उसमें हमने सिर्फ एक्सप्रेशन पार्ट किया था। उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमने जैसा कि कहा था कि एक लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल जो होता है या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो होती है, उसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं। एक तो हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम या तो मैक्सिमाइजेशन फंक्शन होता है या मिनिमाइजेशन। ठीक है, तो जैसे एक ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और दूसरा ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का हो सकता है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। तो इन दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहता है। उसके अलावा हम देखते हैं देयर आर सर्टेन कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब कुछ ऐसी लिमिटेशंस जिनको ध्यान में रखते हुए हमें अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। और ये कॉन्स्ट्रेंट्स हम लिखते हैं लीनियर इन इक्वेशंस की फॉर्म में। और एक हमारा लास्ट में रहती है नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट या फिर नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होंगे, या तो जीरो या फिर सम पॉजिटिव वैल्यू। तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल के। फिर हमने फॉर्मुलेशन के बाद अब जो सोल्यूशन पार्ट है कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे डिसीजन वेरिएबल्स क्या हैं, तो उनको हम एक्स वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड या कुछ भी, या फिर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। हम ऐसे अपने डिसीजन वेरिएबल्स कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं और फिर हमें इन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, राइट। तो अगर तो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स दो ही हैं, फिर तो हम ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हैं। बेसिकली सॉल्यूशन के लिए जो सॉल्यूशन हम करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का, सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी हम शॉर्ट में लिखते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसके लिए मेनली हमारे पास दो मेथड्स रहते हैं। वन इज ग्राफिकल मेथड एंड द अदर इज सिंप्लेक्स मेथड। नाम इसका सिंप्लेक्स है बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये मेथड। तो ये दो मेथड्स हैं हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो जब हमारे पास दो ही डिसीजन वेरिएबल्स हैं तो हम यूज कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड। जैसे ग्राफिकल मेथड नाम से पता चलता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। तो ग्राफ में हमारे पास दो एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। तो इसीलिए वो कहाँ पर यूज कर सकते हैं, सिर्फ जब हमारे पास दो डिसीजन वेरिएबल्स होंगे, राइट। तो जब दो से ज्यादा डिसीजन वेरिएबल्स होंगे तब ग्राफिकल मेथड यूज नहीं हो सकता, ये इसकी एक लिमिटेशन है। तो उस केस में हमें कौन हेल्प करता है, सिंप्लेक्स मेथड, राइट। तो वैसे दो डिसीजन वेरिएबल्स के लिए भी हम सिंप्लेक्स मेथड लगा सकते हैं, लेकिन जब दो ही हैं वेरिएबल्स तो ग्राफिकल मेथड थोड़ा सा इजी रहता है, तो इसीलिए हम वही यूज करते हैं। तो when we have more than two decision variables तब हम जाते हैं सिंप्लेक्स मेथड की तरफ। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड, राइट। तो पहले देखते हैं क्या स्टेप्स हैं ग्राफिकल मेथड के लिए। तो ये है आपके सामने स्टेप्स, सिंपल से स्टेप्स हैं बिल्कुल। देखिए, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम गिवन होगी स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो उसमें हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करने होते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। फिर हम बनाते हैं अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर हम उसके कॉन्स्ट्रेंट रिस्ट्रिक्शंस जो भी होती हैं हम लीनियर इन इक्वेशंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना होता है, सिंपली हम इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। एक एक्स एक्सिस पर एक वेरिएबल होगा, दूसरी वाई एक्सिस पर दूसरा वेरिएबल। तो अगर एक्स वाई वेरिएबल है तो हम सिंपल एक्स वाई लिखते हैं। अगर हमारे वेरिएबल्स एक्स वन एक्स टू हैं तो हम एक्स एक्सिस पर एक्स वन और वाई एक्सिस पर एक्स टू ले लेंगे, राइट। तो ये हम अपने डिसीजन वेरिएबल्स ले लेते हैं। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, ड्रॉ ग्राफ दैट इंक्लूड्स ऑल द कॉन्स्ट्रेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस एंड आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन। अभी आप स्टेटमेंट देख के कंफ्यूज मत होइए, आप फिलहाल स्टेप्स देखिए। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो स्टेप्स आपको अपने आप याद हो जाएंगे, राइट। तो करना क्या है, ग्राफ बनाना है। अब हमें यहाँ पर क्या चीज प्लॉट करनी होती है, हम ग्राफ में लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो जितने हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे मतलब उतनी हमारी लीनियर इक्वेशंस या लीनियर इन इक्वेशंस हैं। तो हम उन हर एक लीनियर इक्वेशन या इन इक्वेशन के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अगर चार कॉन्स्ट्रेंट्स हैं मतलब चार इक्वेशंस हैं, तो मतलब हमें ग्राफ पे चार लाइंस प्लॉट करनी है, ठीक है। जब हम लाइंस प्लॉट कर लेंगे उसके बाद हमें एक फिजिबल रीजन ढूंढना होता है। तो यहाँ पर फिजिबल रीजन का ये मतलब होता है कि जो उन सभी लाइंस का कॉमन एरिया होगा, ठीक है। क्योंकि उस कॉमन एरिया में सभी
जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनकी वैल्यूज सेटिस्फाई होती होंगी, राइट। तो ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल ये याद रखिए, ग्राफ बनाना है, एक्स वाई एक्सिस लेनी है, उन पे हमें जितने कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उतनी लाइंस ड्रॉ करनी है और उनका कॉमन रीजन फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर वो जो हमें एक कॉमन रीजन मिल जाएगा, थर्ड स्टेप इज ऑब्टेन द पॉइंट ऑन द फिजिबल रीजन दैट ऑप्टिमाइजेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, सपोज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसका मतलब हमें उस रीजन में जो मैक्सिमम पॉइंट है वहां पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, तो हमें वो वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, तो जो हमारा कॉमन रीजन होगा उसका मिनिमम पॉइंट हमें लोकेट करना है, उधर से हमें मिनिमम कॉस्ट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मतलब फिजिबल रीजन में वी हैव टू फाइंड दैट पॉइंट which optimizes our objective function. It gives us optimal solution. And last में interpret the results. जो values आएंगी उसके accordingly हमें last में अपने रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन लिखनी है। तो ये है सिंपल स्टेप्स ग्राफिकल मेथड के, ठीक है। तो चलिए अब हम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं अपनी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। तो एक बार सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि ग्राफ पे हमें लाइन कैसे मिलती है किसी भी इक्वेशन के लिए, राइट। तो चलिए हम जैसे सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 60। सपोज ये एक इक्वेशन है। अब देखिए हमारे पास एक ग्राफ रहता है, हमें इस तरीके से ग्राफ बनाना है। x1 और x2 हम लिखेंगे x और y एक्सिस पर, ये हमारे डिसीजन वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। अब देखिए कभी भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है। अब आपको अगर बोला जाए यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करो, तो हर कोई अलग अलग लाइन ड्रॉ कर सकता है, राइट। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमें एक ही लाइन चाहिए, तो उस लाइन के लिए एक फिक्स को किसी लाइन को फिक्स करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। सपोज हमने ये 2 पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं, अब आपको बोला जाए कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाओ, तो ऑब्वियसली हर कोई ऐसी ही लाइन ड्रॉ करेगा, कोई डिफरेंट लाइन नहीं आएगी। इसका मतलब कोई भी एक लाइन ड्रॉ करने के लिए वी नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर हमें ये 2 पॉइंट्स मिल जाएं तो हम इजीली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 60, राइट। अब देखिए अगर आपको ग्राफ में सपोज इस तरीके से कोई 2 पॉइंट्स मिल जाएं, यहाँ पर और से यहाँ पर, और आपको बोला जाए कि इनको ज्वाइन करो और एक आपको लाइन मिल जाएगी, तो आप ऑब्वियसली ऐसे, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको हम कोशिश करते हैं थोड़ा ठीक से ज्वाइन करने की। अगर इस तरीके से हम ज्वाइन करते हैं और फिर हम इसको अगर एक्सटेंड करते हैं पूरा एक्स एक्सिस तक और इसको वाई एक्सिस तक, तो आपको ये एक लाइन मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें आपको एक्सटेंड करना पड़ा। इससे बेटर क्या रहता है, अगर आपको सपोज ये 2 पॉइंट्स ही मिल जाते डायरेक्टली यहाँ पर, सॉरी ये हिल गया यहाँ से, ये 2 पॉइंट्स एक्स और वाई एक्सिस पर अगर ये पॉइंट्स मिल जाते तो कितना इजी होता, आप सिंपली इन दोनों को ज्वाइन करते हैं आपको पूरी लाइन मिल जाती, ठीक है। तो हमें कोशिश यही करनी है कि हमें डायरेक्टली एक्सेस के ही पॉइंट्स मिल जाएं। अगर ये नहीं भी मिलते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप इनको एक्सटेंड करके भी लाइन बना सकते हैं, लेकिन जब आपको एक्सेस पे पॉइंट्स मिलने से थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। अब ये पॉइंट्स हमें कैसे मिल सकते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं एक्स एक्सेस वाले पॉइंट की, तो यहाँ पर देखिए हमारे x1 की कुछ वैल्यू है, सपोज हम बोल देते हैं यहाँ पर 10 है, ठीक है। अगर हम 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से बोले, सपोज ये वाला पॉइंट 10 है। अब यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, ठीक है। जब हम कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में बात करते हैं तो हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, दिस इज 10 0, क्योंकि x एक्सिस पे वैल्यू 10 है और यहाँ y 0 है, राइट। तो इसका मतलब अगर हम एक बार x2 को 0 पुट करें तो हमें x1 मिल जाएगा 10, और दूसरी बार अगर हम इस x2 वाले पे इस पॉइंट की बात करते हैं जो y एक्सिस पर है, यहाँ पर सपोज ये वैल्यू है 15, तो अगर इसको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे, x1 यहाँ पर 0 है और x2 15 है। तो इसका मतलब अगर हम x1 को 0 पुट करें इस इक्वेशन में तो हमें ये 15 मिल जाएगा, राइट। तो
इसका मतलब किसी एक वैल्यू को 0 पुट करो x1 x2 में से तो हमें दूसरे की वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से फिर दूसरे x2 को 0 पुट करो तो आपको x1 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। अदरवाइज आप कुछ भी पुट करो, x1 की वैल्यू 10 पुट कर दो तो भी x2 कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब लाइन तो आपको मिल ही जाएगी। तो हम थोड़ा सा इजी करने के लिए क्या चीज करेंगे, हमें कोई भी इक्वेशन गिवन होगी, हम पहले उसको क्या करेंगे, सपोज यहाँ पर हम लिखेंगे when x1 is equal to 0, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा 2 into 0 plus 3x2 is equal to 60. This implies 2 into 0 is 0, 3x2 is equal to 60 and x2 is equal to 60 upon 3 is 20. इसका मतलब हमें एक पॉइंट क्या मिल गया, x1 0 और x2 20. ठीक है, दूसरी बार हम x2 को 0 पुट कर देंगे when x2 is equal to 0, तो इस इक्वेशन में हमें मिल जाएगा 2x1 plus 3x2 is 0 is equal to 60. इसको सॉल्व करेंगे तो 2x1 3 into 0 is 0 is equal to 60. x1 is equal to 60 upon 2 30. ठीक है, तो ये पॉइंट हमें क्या मिला, x1 30 और x2 0। हमेशा पहले x एक्सिस वाली वैल्यू लिखते हैं फिर हम y वाली वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो हमें एक पॉइंट मिलेगा 0 20, एक मिलेगा 30 0, दोनों को ज्वाइन करेंगे हमें लाइन मिल जाएगी। तो इस तरीके से जितने कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे, जितनी इक्वेशंस होंगी, उस तरीके से हम ये लाइंस ड्रॉ करेंगे। आई होप अब आपको ये क्लियर होगा कि हमें जब ग्राफ में लाइंस प्लॉट करनी है तो वो कैसे करनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है, पहले हम करेंगे मैक्सिमाइजेशन केस। यहाँ पर हमने सेम प्रॉब्लम ली है जो लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, तो अब हम यहाँ फॉर्मुलेट नहीं कर रहे हैं। फॉर्मुलेशन के लिए आप वो पिछला वीडियो एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो वो बेसिकली हमारा क्वेश्चन था कि ए और बी टाइप के कोई कंपनी है जो ए और बी टाइप के दो प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना, उसमें कुछ रॉ मटेरियल लगता है, कुछ लेबर आवर्स लगते हैं दोनों प्रोडक्ट्स के लिए, ए टाइप के लिए भी और बी के लिए भी। तो हमें ये बताना है कि कितने यूनिट्स हम ए के बनाए, कितने यूनिट्स हम बी के बनाए, जिससे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, कीपिंग इन कंसिडरेशन दीज कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास हमने बोला था सपोज x1 इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड x2 इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी। तो ये हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हो गए। ये मैक्सिमाइज करना है इसको, ये टोटल प्रॉफिट हमें हर एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट है 40 रुपीज, और अगर बी टाइप का प्रोडक्ट एक यूनिट बनाते हैं तो उसके 35 रुपीज हमें प्रॉफिट मिलता है उसकी सेल पर। तो टोटल प्रॉफिट ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। फिर हमने रॉ मटेरियल कॉन्स्ट्रेंट लिखा, फिर हमने लेबर आवर्स कॉन्स्ट्रेंट लिखा, उसके बाद नॉन नेगेटिविटी कंडीशन लगाई। तो ये था हमारा पूरा फॉर्मुलेशन कि हमें जो स्टेटमेंट, जो प्रॉब्लम गिवन थी, उसको हमने ये एक्सप्रेस किया इन द फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। ठीक है, अब हमें इसका करना है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं पहले हम इनको कंसिडर करेंगे। ठीक है, जितने यहाँ दो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, रॉ मटेरियल एंड लेबर आवर्स, तो हमारे पास ग्राफ पे दो लाइंस बनेंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो कैसे ड्रॉ करना है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन, और हमारे पास देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा, ग्राफ में हमें किसको प्लॉट करना है, हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स को। तो हमारे ये जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं ये हमारे पास इनइक्वालिटीज की फॉर्म में है, मतलब इक्वेशंस नहीं है, इनइक्वेशंस हैं। तो सबसे पहला स्टेप रहता है टू कन्वर्ट दीज इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एज्यूम करते हैं, हम इसको लेट सपोज करते हैं 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 60 and 4x1 plus 3x2 is equal to 96। ठीक है, अब इन दोनों के लिए हम पॉइंट्स निकालेंगे। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स चाहिए, तो वो हम कैसे करेंगे, सपोज पहली वाली इक्वेशन लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं 1 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम पहले इक्वेशन 1 के लिए करते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट्स हमें कैसे मिलेंगे, हम लिखते हैं when x1 is equal to 0। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 2x1 plus 3x2 is equal to 60 है ना। तो हम x1 को अगर 0 पुट करते हैं, 3x2 ये पहले वाला ही हो गया जो भी हमने एग्जाम्पल समझने की कोशिश की थी। दिस इम्प्लाइज, हमेशा इम्प्लाइज का साइन लगाना है। 3x2 is equal to 60 and this implies x2 is equal to 20। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक पॉइंट आ गया 0 20। x1 जब 0 है तो x2 20 है। एंड व्हेन
x2 इज इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या हो जाएगा 2x1 प्लस 3x2 की जगह हम लिखते हैं 0 इज इक्वल टू 60. दिस implies 2x1 इज इक्वल टू 60 और x1 इज इक्वल टू 30. तो हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा दूसरा 30 0, राइट. तो हमारे ये दो पॉइंट्स हो गए. अब इन दो पॉइंट्स की हेल्प से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं इक्वेशन 2 के लिए. इक्वेशन 2, अब इसमें भी when x1 is equal to 0 तो हमें क्या मिलेगा 2 into 0 प्लस, सॉरी हमने पहले वाली ही इक्वेशन लिख दी फिर से. 2 into 0 नहीं है, 4 into 0 है. 4 into 0 plus 3x2 is equal to 96. This implies 3x2 is equal to 96. तो x2 कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 3 2 जा 6. ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बन गया x1 0 तो x2 आता है 32. अब दूसरे पॉइंट के लिए हम x2 को 0 लिखेंगे when x2 is equal to 0. तो उस केस में ये इक्वेशन बन जाएगी 4x1 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 96. ठीक है, तो 4x1, आई होप आप भी साथ साथ कैलकुलेशंस कर रहे हैं. x1 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 4 4 जा 16. तो इसका मतलब जब x2 0 है तो x1 कितना आता है 24. अब हमारे ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए, तो इन दो पॉइंट्स की हेल्प से हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है. अब लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, एक तो हम पहले बना लेते हैं. अभी हम रफ में आपको दिखा देते हैं कैसे करना है. अभी हम यहाँ स्केल नहीं यूज कर रहे, जो फाइनल डायग्राम होगी वो हम क्लियर पिक्चर शो करेंगे. तो हमारे पास है x1 x2, राइट. x एक्सिस पर x1, y एक्सिस पर x2. अब देखिए जब हमें यहाँ पर स्केल बनाना होता है कि हमें पॉइंट्स कैसे लेने हैं, तो आप देखिए यहाँ पर आपकी रेंज क्या है. देखिए x1 की वैल्यू आपकी वेरी कर रही है. यहाँ x1 0 से लेकर 30 और यहाँ 0 से लेकर 24, मतलब मैक्सिमम 30 तक जा रहा है. और x2 की वैल्यू आपकी 0 20 32 मैक्सिमम जा रहा है. ठीक है, तो हम यहाँ पर 5 5 का गैप ले सकते हैं, राइट. तो ये हो जाएगा 5 10 15 20 25 30 35, राइट. वैसे ही हम x2 के लिए भी कर लेते हैं 5 10. आप जब स्केल से करें तो पूरा अच्छे से मेजर करके करें, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए. 20 25 30 एंड 35. ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, पॉइंट्स मिल गए, अब हमने लाइंस ड्रॉ करनी है. ठीक है, तो लाइंस कैसे ड्रॉ करोगे, सबसे पहले हम देखते हैं पहली लाइन. पहली लाइन के लिए दो पॉइंट्स क्या है 0 20. ठीक है, तो हम ले लेते हैं 0 20 यहाँ कहीं पर आएगा, और दूसरा है 30 0. ठीक है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, 0 20 यहाँ नहीं आएगा. x1 की वैल्यू 0 है, राइट. तो 0 20 यहाँ y एक्सिस पर आएगा. उसके बाद दूसरा है 30 0, मतलब x1 की वैल्यू 30 है और यहाँ पर ये आ गया पॉइंट 30 0. ठीक है, आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये पहली लाइन मिल जाएगी. ये आपका आ गया रॉ मटेरियल वाला कॉन्स्ट्रेंट, राइट. अब हम दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं. तो दूसरी लाइन के लिए आपको क्या करना है, पहला पॉइंट है 0 32, तो मतलब y एक्सिस पर आएगा. 0 30 के ऊपर थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 32 यहाँ पर कहीं. और दूसरा है 24 0, तो ये 25 के आसपास कहीं होगा, ये बन जाएगा आपका 24 0. ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे. सॉरी ये कर्व बन गया, आपको स्केल से ड्रॉ करना है. अभी हम थोड़ा सा फ्री हैंड कर रहे हैं तो इसलिए टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन रही है. तो हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, यहाँ से आपको ऐसे ये पॉइंट मिल जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा आ गया लेबर आवर्स कॉन्स्ट्रेंट. ठीक है, लाइंस ड्रॉ हो गई. नेक्स्ट स्टेप क्या था, अब हमें इसमें फिजिबल रीजन ढूंढना है, राइट. फिजिबल रीजन क्या होता है, इन दोनों लाइंस का कॉमन रीजन. अब कॉमन रीजन कैसे मिलेगा, उसमें आपको कौन हेल्प करता है, ये जो शुरू में इनइक्वालिटीज वाले साइन थे. ठीक है,
यहाँ से आपको रीजन मिलेगा। अब देखिए पहला जो है, पहली इक्वेशन, उसमें क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी लेस देन और इक्वल टू 60। तो जब भी लेस देन का साइन होगा मतलब हमें लोअर वाली वैल्यूज लेनी है, और लोअर वाली वैल्यूज कहाँ होती हैं, इस ऑरिजिन के पास वाली। ठीक है, तो जब ग्रेटर देन का साइन होगा तो हम कौन सा रीजन देखते हैं, दैट इज अवे फ्रॉम दिस ऑरिजिन, राइट। तो जब हम बोल रहे हैं लेस देन वैल्यू है, पहली वाली लाइन है जो रॉ मटेरियल वाली, उससे लोअर वाली साइड पे कौन सा रीजन फॉल करेगा, ये वाला, राइट। देखिए इस साइड वाला ये रीजन है लोअर साइड पर। तो हम यहाँ रॉ मटेरियल वाला जो है, आप पेंसिल अगर आपके पास हो आप पेंसिल से शेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये रॉ मटेरियल वाली लाइन थी ना, तो लोअर वाली साइड पे ये सारा रीजन है। देखिए अब हम इसके ये जो ग्राफ बनाया है, हम इसके बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज हमें नहीं लेनी है, हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। तो हम जीरो ओरिजिन के अंदर अंदर ही रहेंगे। ठीक है, ये पूरा शेडेड रीजन आ गया पहली कॉन्स्टेंट के लिए। दूसरा कॉन्स्टेंट जो है उसमें भी लेस देन का साइन है, मतलब ये जो सेकेंड लाइन हमने लेबर आवर्स वाली ड्रॉ की, हम उसके लिए भी उसका भी क्या करेंगे, लोअर साइड वाला रीजन लेंगे। तो ये लेबर आवर्स के लिए ये वाला सारा रीजन आएगा, है ना, लोअर साइड पे पूरा ओरिजिन तक ये इसका रीजन आ गया, राइट। ये लाइन यहीं तक है, तो इसीलिए हम यहाँ तक ही ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। अब हमें कौन सा रीजन देखना है, फिजिबल रीजन वो होता है जहां पर दोनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज सेटिस्फाई हो, मतलब दोनों की वैल्यूज फॉल करती हो। तो वो वाला रीजन अब कौन सा है, देखिए अगर हम यहाँ कहीं पर पॉइंट लेते हैं, इस जगह पर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, तो इस पॉइंट पे देखिए आपका रॉ मटेरियल वाला कांस्टेंट सेटिस्फाई नहीं होगा, यहाँ सिर्फ लेबर आर्ट वाली वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ कहीं रॉ मटेरियल, ये लाइन है ना, अगर हम सपोज यहाँ कहीं लेते हैं, कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं, तो यहाँ सिर्फ रॉ मटेरियल वाला कांस्टेंट सेटिस्फाई होगा, यहाँ लेबर आर्ट वाली वैल्यूज नहीं आती। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ वाला कोई पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पर लेबर आवर्स और रॉ मटेरियल दोनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज यहाँ फॉल करेंगी। ठीक है, यही मतलब है। तो कॉमन रीजन क्या है, जहां पर ये दोनों तरह की लाइंस मीट कर रही हैं। तो इसका मतलब इस पॉइंट से लेकर ये जो 020 वाला है, फिर वहां से लेकर ये वाली लाइन, और फिर नीचे ये वाली लाइन। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करते हैं। हम यहाँ पर अगर ये ऐसे लाइन थोड़ा सा हाईलाइट करें, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन जो है, ये सारा इसके बियॉन्ड जो आपका एरिया है, ये वाला सारा रीजन, ये आपका फिजिबल रीजन है, क्योंकि ये कॉमन रीजन है, राइट। तो यहाँ पर आपके पॉइंट्स कौन कौन से बनते हैं, अगर हम पॉइंट्स देखें, तो एक ये 020 वाला पॉइंट, फिर एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, और एक ये ओरिजिन वाला पॉइंट। ठीक है, इस पूरे रीजन के अंदर वाला जो पार्ट है, ये आपका फिजिबल रीजन बनता है, राइट, फिजिबल रीजन। तो जो कॉमन रीजन है जहां पर सभी कॉन्स्टेंट सेटिस्फाई होते हैं, उसे हम फिजिबल रीजन बोलते हैं। और फिर हमें अब नेक्स्ट क्या करना होता है, ये इन सभी पॉइंट्स पे, क्योंकि अब हमें कौन सी वैल्यू, वो वाला लोकेट करना है इस रीजन में जहां पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ऑप्टिमाइज होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइज। इसका मतलब इस रीजन का हमें मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम का मतलब है जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम इस पिक्चर को थोड़ा सा क्लियर देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि वो पॉइंट हम कैसे लोकेट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हमने थोड़ी सी क्लियर पिक्चर दिखाई है। फिजिबल रीजन आपको दिख रहा है, आपके पॉइंट्स यहाँ पर कौन कौन से हैं, 0, P, Q एंड R। ठीक है, तो हमने ये जो यहाँ टेबल बनाया है, आपने भी अपना सोल्यूशन जब लिखना है तो ऐसे ही टेबल बना लेना है। हम यहाँ पहले पॉइंट्स लिखते हैं, हमारा बनता है ओरिजिन 0 या O कह लो, फिर P पॉइंट है, Q पॉइंट है, और R पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए ओरिजिन पे तो हमारा x1 x2 दोनों 0 0 है। P पॉइंट पर हमारी वैल्यू है x1 है 0, x2 है 20। फिर Q पॉइंट पे हमारी वैल्यूज हैं 18 एंड 8, x1 है 18, x2 है 8, और R की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है 24, 0। ठीक है, यही पॉइंट बनता है यहाँ पर। तो हमारा R पर पॉइंट बनता है 24, 0, 24 एंड 0, राइट। तो अब यहाँ पर
ये z की वैल्यू हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 40x1 प्लस 35x2, अब हम यहाँ पर ये कैलकुलेशंस करेंगे। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर z इज इक्वल टू 40 इंटू 0 प्लस 35 इंटू 0, ये तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, दूसरी कैलकुलेशन ऐसे ही कर लीजिए और देखिए z की कितनी वैल्यू आती है। पर ये कैलकुलेट आप भी साथ साथ कीजिए, मैं यहाँ पर आपको वैल्यूज बता देती हूँ। जब 020 है तो यहाँ पर z इज इक्वल टू 40 इंटू 0 प्लस 35 इंटू 20, ये आपका आता है 700। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आपकी वैल्यू आएगी 40 इंटू 18 प्लस 35 इंटू 8। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1000 और लास्ट में आपको मिलेगा 40 इंटू 24 प्लस 35 इंटू 0। इसको टोटल करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 960। ठीक है, अब यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू कहाँ पर आ रही है, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो आ रहा है यहाँ पर 1000। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो Q पॉइंट है, आपको ये नहीं देखना है कि इस ग्राफ में P आपको दिख रहा है हाईएस्ट है तो आपकी यही वैल्यू आएगी। नो, आपको हर एक पॉइंट पे जो x1 x2 की वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन वाला केस है तो आपको जहां पर z की ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू हाईएस्ट मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, आप वो कंसिडर करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है, x1 इज इक्वल टू 18, x2 इज इक्वल टू 8, राइट। तो यहाँ पर x1 बेसिकली हमारा क्या था, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट A एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट B है आपका x2। तो इसका मतलब अब हमने रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करना है, ये जो वैल्यूज आई हैं इसका मतलब ये है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट द कंपनी शुड प्रोड्यूस 18 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट A एंड 8 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट B। तो उसका उस स्टेज पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, बाकी हर एक केस में द प्रॉफिट विल बी लेसर दैन as compared to this point. ठीक है, तो this is how we calculate our decision variables with the help of a graph, right? I hope this is clear. तो अब maximization केस के बाद अब हम एक केस कर लेते हैं minimization का। तो चलिए देखते हैं। Okay, so this is the minimization case. इसकी भी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के लिए आप पुरानी वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो वहां पर भी हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। हमने वहां पर कहा था कि फार्मर्स को सजेस्ट किया जाता है, सम एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट सजेस्ट करता है फार्मर्स को कि उन्हें अपनी फील्ड में जो फर्टिलाइजर्स यूज करने हैं उनको मिनिमम 4800 kgs and of phosphate requirement and minimum 7200 kgs ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट वो उनको पूरी करनी है। ठीक है, तो उसके लिए दो बैग्स अवेलेबल होते हैं ए और बी, जिनमें हमारे पास मिक्सचर रहता है फॉस्फोरस का भी और नाइट्रोजन का भी। ठीक है, तो हमें अब ये बताना था कि कितने टाइप ऑफ बैग ए लिए जाएं और कितने टाइप ऑफ बैग बी लिए जाएं जिससे कि हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो उसके लिए फिर कॉस्ट बताई गई थी, कॉस्ट पर बैग ऑफ टाइप ए 40 रुपीज और बी के एक बैग की कॉस्ट इज 24 रुपीज। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट बनती है 40x1 प्लस 24x2, जहां पर x1 बोलता है, बताता है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइप ए बैग और x2 हो गया नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइप बी बैग। ठीक है, तो हमें ये ही x1 x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्योंकि वहां पर बोला था मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 4800, तो इसीलिए यहाँ पर ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन है। वैसे ही मिनिमम रिक्वायरमेंट 7200, इसीलिए ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो ये हमारी थी प्रॉब्लम और यहाँ पर हमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज। तो चलिए अब देखते हैं इसके लिए हम कैसे ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन, तो देखिए हमें कॉन्स्ट्रेंट्स को हमने कहा था कि ग्राफ पे हमें क्योंकि लाइंस प्लॉट करनी है तो वहां पर उसके लिए सबसे पहले हमें इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करना पड़ता है इक्वालिटीज में या इक्वेशंस में। तो हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं, पहली इक्वेशन के लिए 20x1 प्लस 50x2 इज इक्वल टू 4800, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 80x1 प्लस 50x2 इज इक्वल टू 7200, ये हमारी होगी इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमें दोनों इक्वेशंस के लिए दो दो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के लिए जैसे हमने पहले किया था, व्हेन x1 इज इक्वल टू 0,
तो क्या हो जाएगा पहली इक्वेशन में 20 इंटू 0, x1 0 है, प्लस 50 इंटू x2 इज इक्वल टू 4800, राइट। तो ये बन गया 50x2 इज इक्वल टू 4800। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे x2 की वैल्यू आ जाएगी, हमें क्या करना है 4800 डिवाइड बाय 50, ये बन जाएगा 96। तो पहली इक्वेशन का एक पॉइंट हमें मिल गया 096, ठीक है। दूसरा हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं व्हेन x2 इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या हो जाएगा 20x1 प्लस 50 इंटू 0 इज इक्वल टू 4800। अब ये हमारा बन गया 20x1, ये तो 50 इंटू 0 इज 0, 4800। तो x1 कितना हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 4800 डिवाइड बाय 20, तो ये हमारा आ जाएगा 240, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा दूसरा पॉइंट बन गया 240 और 0, क्योंकि x1 240 है और x2 0 है, ठीक है। ये हमारा आ गया पहली इक्वेशन के लिए। अब हम लेते हैं दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन 2। इसके लिए भी अब हमें पॉइंट्स फाइंड करना है, तो अगेन हम क्या करेंगे व्हेन x1 इज इक्वल टू 0, तो दूसरी इक्वेशन में हमारा बन जाएगा 80 इंटू 0 प्लस 50 x2 is equal to 7200, राइट। तो 80 इंटू 0 इज 0, ये बन गया 50 x2 is equal to 7200। तो x2 कितना बन जाएगा 7200 डिवाइड बाय 50, ये हमारा आ गया 144, ठीक है। आप भी कैलकुलेशन साथ साथ कीजिए और चेक करते जाइए। तो इस इक्वेशन का एक पॉइंट हमें मिल गया 0 144, और दूसरा पॉइंट हमें मिलेगा, दूसरे में हम क्या करेंगे x2 को 0 पुट करेंगे when x2 is equal to 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 80x1 प्लस 50 इंटू x2 0 लेना है is equal to 7200। This implies 80x1 is equal to 7200। तो हमें लिखना है x1 is equal to 7200 को डिवाइड करेंगे 80 के साथ, ये हमें मिल जाएगा 90, ठीक है। तो हमारा ये पॉइंट बन गया x1 है 90 और x2 है 0, राइट। तो ये हमारे पॉइंट्स मिल गए, दो दो पॉइंट्स दोनों लाइंस के लिए हैं, तो इससे हमें इजीली हम लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि अब हमें जब स्केल बनाना है तो कितना स्केल रखें, ठीक है, मतलब कितने यूनिट्स का हम रखें। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं x1, y एक्सिस पर ले लेते हैं x2। अब देखिए x1 की रेंज कहाँ से कहाँ है, x1 0 से लेकर जाता है 240 तक, और x2 जाता है 0 से लेकर मैक्सिमम है 144, ठीक है। तो x1 हमें 240 तक जाना है। तो आपके पास अगर जगह ज्यादा हो, यहाँ पर अभी फिलहाल जगह कम है, तो सिर्फ आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए हम सपोज 50-50 का गैप रखें या 25 का रख लेते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं 0 से स्टार्ट है 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200। इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करते हैं, कोशिश करते हैं स्ट्रेच करने की। सॉरी ये पूरी लाइन हट गई। 200 के बाद हम यहाँ लिख लेते हैं 225 एंड 250, ठीक है। 224 तक है ना, बस सफिशिएंट है। और हमारी x2 की वैल्यू 144 तक जा रही है, तो अगर हम इसको भी लें 25 का गैप, ये तो इजीली हो जाएगा। 25, 50, 75, 100, 125, 150, 144 तक ही जाना ना, ठीक है। अब हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, तो पॉइंट्स के लिए देखिए पहला है 096, तो ये 100 के पास कहीं पर होगा, राइट, 100 के पास कहीं पर होगा। उसके बाद 240 0, तो एक्स एक्सिस पर 240, ये 250 के पास कहीं पर होगा, 240 0। इनको ज्वाइन करेंगे हमें एक लाइन मिल जाएगी,
थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। हम इसको फिर से एक बार कोशिश करते हैं ड्रॉ करने की। आपको तो स्केल से ड्रॉ करना है, आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अभी भी ठीक नहीं बनी है। चलिए एक लास्ट कोशिश फिर से करते हैं। ठीक है, थैंक गॉड। यहाँ पर हमारी ये बन गई पहला कॉन्स्टेंट। अब हमने यहाँ फॉस्फेट नाइट्रोजन नहीं लिखते हैं, सिंपल लिख देते हैं 1। और सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास पॉइंट्स कौन से हैं? 0 144, ये 150 के पास कहीं आएगा, तो हम ले लेते हैं 150 के पास कहीं 144। और दूसरा है 90 0, तो एक्स एक्सिस पर 90 0, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, हमें ये दूसरा कॉन्स्टेंट मिल गया। राइट, तो सेकंड कॉन्स्टेंट को हम सिंपली लिखते हैं 2। राइट, अब हमें लाइंस मिल गई हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या होता है? कॉमन रीजन। राइट, तो अब वो कॉमन रीजन के लिए हम देखिए, यहाँ ग्रेटर देन का साइन है ना, मतलब हमें जीरो से दूर जाना है। तो हमारी जो पहली लाइन है उससे दूर वाला रीजन, ग्रेटर देन रीजन कौन सा है? ये वाला। ठीक है, ये पहली लाइन जो है, ये सारा रीजन, इसकी कोई बाहर की बाउंड्री नहीं है क्योंकि ऊपर हमारे पास कोई लिमिट ही गिवन नहीं है। तो ये सारा जो एरिया है ये इस कॉन्स्ट्रेंट का है, पहले वाले कॉन्स्ट्रेंट का। राइट, अब दूसरे कॉन्स्ट्रेंट को देखिए। दूसरे कॉन्स्ट्रेंट के लिए भी उन्होंने क्या कहा है? ग्रेटर देन का साइन है। तो जो हमारा सेकंड कॉन्स्ट्रेंट है उससे बाहर का रीजन हो जाएगा ये वाला रीजन। ठीक है, दिस रीजन, बाहर पूरा यहाँ तक भी। ठीक है, क्योंकि कोई इसकी बाहर की बाउंड्री हमारे पास गिवन नहीं है, ये सारा रीजन। राइट, अब देखिए, अब हमें फाइंड करना है कॉमन रीजन। तो कॉमन रीजन कहाँ पर होगा? देखिए, अगर हम सपोज ये वाला पॉइंट लेते हैं, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ तो दोनों ही कांस्टेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहे। राइट, अगर हम यहाँ पर ऊपर ये यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ हमारा कौन सा सेकेंड वाला कांस्टेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ लेते हैं तो यहाँ हमारा फर्स्ट वाला कांस्टेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ कहीं पॉइंट लेते हैं तो यहाँ हमारे दोनों कांस्टेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो हमारा कॉमन रीजन बेसिकली कौन सा बन जाएगा यहाँ पर? अगर हम थोड़ा सा उसको हाईलाइट करके देखें, यहाँ से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से लेकर यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ये वाली लाइन। ठीक है, तो इसके बियॉन्ड ये सारा जो रीजन है ऊपर वाली साइड पे, ये सारा हमारा फिजिबल रीजन बनता है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा एक प्रॉपर फॉर्म में देख लेते हैं इस पिक्चर को। चलिए ये देखिए, यहाँ पर ये जो ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर फिजिबल रीजन जो लिखा है, ये सारा एरिया जो है, ये सारा आपका फिजिबल रीजन है। ठीक है, इसको शेड करके दिखा सकते हैं। और इसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक बनती है? एक तो ये हमारा बनता है P पॉइंट, एक बनता है ये Q पॉइंट, और ये बनता है R पॉइंट। तो इसके बियॉन्ड अपर साइड पे ये सारा हमारा फिजिबल रीजन है। राइट, अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हमें यहाँ पर मिनिमाइज करना है। इसका मतलब इस रीजन का जो मिनिमम होगा वो वैल्यू, वो वाला पॉइंट हमें लोकेट करना है जहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ पर देखिए, पहले तो ओरिजिन आ रहा था, लेकिन इस रीजन में यहाँ पर ओरिजिन नहीं आ रहा, हमें सिर्फ 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? वी हैव P, Q एंड R। ठीक है, अब P पॉइंट पे हमारी वैल्यूज क्या है? x1 0 है, x2, अगर हम Q पॉइंट देखते हैं तो वहां पर हमारी वैल्यूज क्या है? Q पर अगर आप थोड़ा स्केल से मेजर करेंगे तो ये हमारा बनता है, Q आता है 40 और x2 आता है 80। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे स्केल के साथ इस तरीके से, ये यहाँ पर, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ये 40 और यहाँ कहीं 80 आएगा। ठीक है, आप स्केल से प्रॉपर मेजर कर लें। और फिर R के लिए हमारे पास यहाँ है 240 0। राइट, अब इन सब के लिए, इन सब वैल्यूज के लिए, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2 हमें z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले में क्या आ जाएगा? z इज इक्वल टू 40 इंटू 0 प्लस 24 इंटू 144। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 3456। ठीक है, आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। उसके बाद 40 80, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40 इंटू x1 है 40 प्लस
24 इंटू x2 है 80, तो इसको सॉल्व वैल्यू आती है 3520, राइट। और लास्ट में हमारा आता है 40 इंटू 240 प्लस 24 इंटू 0, और इसको कैलकुलेट करने पर वैल्यू आती है 9600, ठीक है। और यहाँ पर मिनिमम क्या है, क्योंकि अब यहाँ मिनिमाइज करना है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मिनिमाइज, तो जहां पर z की वैल्यू मिनिमम होगी हम वो वाला कंसिडर करेंगे। तो मिनिमम कहाँ पर है, 3456, ठीक है। तो इसका मतलब, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x1 इज इक्वल टू 0 and we have x2 is equal to 144. x1 क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बैग ए, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा गया होगा आपको उन्हीं टर्म्स में आंसर लिखना है, ठीक है। और कितने यूनिट हम बैग बी के बनाए, बैग बी के मिक्सचर जिसमें है बैग बी में, उसके कितने होने चाहिए, 144 यूनिट्स, ठीक है। तो मतलब हमें अगर अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो हमें टाइप ए का बैग कुछ नहीं बनाना है, कोई नहीं हमें चाहिए, और बैग बी के कितने यूनिट्स चाहिए, 144। दिस इज आवर ऑप्टिमल सोल्यूशन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो विद दिस हमारा मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन केस हमने दोनों डिस्कस कर लिए हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पर जो हमें आंसर्स मिले हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर वैल्यू मिली है x1 x2 की, तो इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर हमने जो दोनों एग्जांपल्स डिस्कस की हैं दोनों में ही हमें यूनिक सॉल्यूशन मिला है। लेकिन कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जहां पर हमें एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है, या फिर सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है। तो वो वाली सिचुएशंस हम कवर करते हैं स्पेशल केसेस में, वहां पर भी हम ग्राफिकल मेथड ही यूज करेंगे, लेकिन वहां पर यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, अदर देन यूनिक सॉल्यूशन कोई एक सिचुएशन हमारे सामने आएगी, ठीक है। तो वो स्पेशल केसेस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप यहाँ तक ये दोनों केसेस और ग्राफिकल मेथड के सभी पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपकी कोई सजेशंस है या फीडबैक है वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो विद दिस आई विल टेक योर लीव, मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।